अगर चक्रवात नहीं होते तो शायद हिमाचल प्रदेश में हिमपात नहीं होता, सिंचाई के लिए पीने के लिए पानी नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश के जंगल, कृषि एवं मानवीय सभ्यता, इनके विकास में चक्रवातों की अहम भूमिका है। सूरज के उत्तरायण भ्रमण काल में दिन का तापमान बढ़ने लगता है, तब बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर इसमें पानी का तापमान बढ़ने लगता है, जिससे विशाल मात्रा में बाष्प की निर्मित होती है। कृतिका नक्षत्र में माने मई के मध्य में अफ्रीका के किनारों को टक्कर देकर जब मानसून हिंद महासागर में प्रवेश करता है, तो ये मानसून इस बाष्प को खींच लेता है और परिणाम स्वरूप मेघों की निर्मित होती है। उसी मई महीने में राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़ बहुत गर्मी होती है, 47-48 अंश शतांश तक पहुंचती है। तो इस क्षेत्र में हवा का कम दबाव निर्माण होता है। इसी दरमियान बंगाल की खाड़ी में मई के मध्य में तेज धूप से वहां की हवा गर्म होती है। हवा गर्म होने से हवा के कण एक दूसरे से अलग होते हैं, दूर भागते हैं। परिणाम स्वरूप वहां भी कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होता है। ये कम दबाव आगे इतना बढ़ता है कि वहां हवा चक्राकार घूमने लगती है और चक्रवात की निर्मित होती है। तो ये चक्रवात पूरे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का बाष्प खींच लेता है, तो मेघों का जमघट बनता है। अगर उसी समय प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया, जापान के समुद्र में भारत के तीव्रता से और कम तीव्रता है हवा की, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में हवा का जो कम दबाव है अगर समुद्र के प्रखरता से कम है, मध्य भारत की कम दबाव की प्रखरता अगर समुद्र के कम दबाव से कम है, तो सिद्धांत के अनुसार ज्यादा दबाव से कम दबाव के तरफ चक्रवात दौड़ता है। सिद्धांत के अनुसार ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ, यानी समुद्र से उड़ीसा किनारे की तरफ चक्रवात दौड़ने लगता है। अगर ये चक्रवात उड़ीसा का किनारा लांघकर छत्तीसगढ़, झारखंड होकर मध्य प्रदेश पहुंचता है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल तक पहुंच जाता है। तो हिमाचल में वर्षा ही वर्षा होती है, पहाड़ टूटते, भूस्खलन होता है, सड़कें बंद होती है और जल स्रोत पानी से भरते हैं। यानी हिमाचल में अगर मानसून को आना है तो कौन सा किनारा लांघना होगा? उड़ीसा का किनारा लांघना ही होगा, ये निश्चित है। लेकिन अगर उड़ीसा से कम तीव्रता, उड़ीसा छत्तीसगढ़ से कम तीव्रता मराठवाड़ा, विदर्भ में होती है, तो ये चक्रवात मध्य भारत में नहीं आता। तब ये चक्रवात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का संयुक्त किनारा लांघकर तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान पहुंच जाता है और वहाँ घनाघाती बारिश होती है। उत्तर भारत में बारिश नहीं होती, लेकिन बादल होते हैं। दक्षिण भारत में सूखा होता है, बारिश नहीं होती। लेकिन अगर ये चक्रवात दक्षिण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का किनारा लांघकर रायलसीमा, कर्नाटका में जाता है,
तो दक्षिण भारत में घनाघाती बारिश होती है, लेकिन उत्तर भारत के लोग आकाश की तरफ देखते रहते हैं, बारिश नहीं होती। इसका मतलब है हिंद महासागर और बंगाल के खाड़ी से बहुत सारा पानी लेकर मानसून नाम की पाइपलाइन हिमाचल प्रदेश में आती है, तब कई हिमाचल को पानी मिलता है। हिमाचल में बारिश होना, इसका निर्णय चक्रवात की तीव्रता लेती है। अगर हमारी भूमि केंचुओं के और जड़ों के माध्यम से सच्छेद बनती है और हमारे भूमि पर पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में खड़े होते हैं, बागवानी होते हैं या जंगल खड़े होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का पानी भूमि अंतर्गत भूजल स्रोतों में संग्रहित होने की संभावना बनती है। हिमाचल में कितना हिमपात होना चाहिए, यह निर्णय भूजल में कितना पानी है और भूमि के ऊपर कितने पेड़ हैं, इस पर निर्भर होता है। एक 40 साल का एक पेड़ अपने जड़ों के माध्यम से भूजल से एक दिन में 250 से लेकर 400 लीटर पानी भूजल से खींचना है और पत्तों के माध्यम से हवा में बाष्पीभवन द्वारा छोड़ता है। इससे हवा में क्या बढ़ती है? आर्द्रता बढ़ती है। जाड़े में ये आर्द्रता कहाँ ऊपर के स्तर पर जाने की कोशिश करती है, तो ऊपरी हवा का तापमान 0 के नीचे होता है, तो आर्द्रता का रूपांतरण काय में होता है? हिम में होता है। काय में होता है? हिम में होता है, बर्फ में होता है। चक्रवात को खींचने का काम घने जंगल करते हैं, सिद्धांत है। तो हमें जंगल खड़ा करना, लेकिन कौन से? फल पेड़ के जंगल। कौन से? फल पेड़ के जंगल। चक्रवात का दूसरा एक उद्देश्य है ईश्वर के कानून का पालन करना। ईश्वर का एक कानून है, सबलों को जीने का अधिकार है, दुर्बलों को नहीं। सबलों की अगली पीढ़ियां सबल बनती है, उनका वंश आगे बढ़ता रहता है और जैव विविधता अक्षुण्ण रहती है। लेकिन दुर्बलों की अगली पीढ़ी और दुर्बल बनती है और आगे आगे वो वंश लुप्त हो जाता है। ईश्वर चाहता है कि हर सजीव का वंश आगे बढ़ता रहे। ईश्वर चाहता है कि हर सजीव का वंश आगे बढ़ता रहे। मानव का वंश, प्राणी का वंश, पंछी का वंश है ना, भैंस का वंश, गाय का वंश, वनस्पति का वंश आगे बढ़ता रहे, जैव विविधता बढ़ती रहे। इसलिए सबलों को जीना है, दुर्बलों को जीना नहीं, मरना ही है। तो मैंने 2 प्रयोग किए। एक कपास के पौधे चुने जिसको कोई बीमारी नहीं थी, कीट नहीं थे, सक्षम था, बलवान था, बहुत बूंदी लगी थी, उसका कपास अलग निकला, उसके बीज अलग निकाले। और ऐसे पौधे चुने जिस पर कीट थी, बीमारियां थी, कीटग्रस्त था, वीक था, बीमार था, दुर्बल था, वहां का कपास अलग चुना और उसके बीज अलग रखे। 10 गुंठे में, यानी 1 एकड़ के 40 गुंठे होते हैं, यानी 1/4 बीघा में समझिए, तो 10 गुंठे में 1/4 एकड़ में ये सबल यानी बहुत अच्छे सशक्त पौधों के जो बीज है वो लगाए, और 10 गुंठे में जो दुर्बल पौधे थे कपास के वो बीज लगाए। दोनों को घन जीवामृत समान। तो मालूम पड़ा कि जो सशक्त कपास के पौधों के बीज लगाए थे, उसकी अगली पीढ़ी के पौधे भी सशक्त थे, कोई कीट नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन जो दुर्बल पौधे थे जिसका बीज लगाया था, उसके पौधे और ज्यादा दुर्बल बने थे, कीट थी, बीमारी थी, कपास का उत्पादन कम था।
इसका मतलब है ये जो ईश्वर का कानून है ये सही है, सही है। कौन सा पेड़ सबल है कौन सा दुर्बल है, इसकी जांच करने का ठेका ईश्वर ने चक्रवात को दिया है। तो जब चक्रवात आता है तो दुर्बल पेड़ ही गिरते हैं, सबल गिरते नहीं। और मैंने देखा है, आंध्र में बहुत बड़ा चक्रवात आया था विशाखापट्टनम में, तब मैं वहां था, वो देखा है मैंने। और चमत्कार देखा। क्या देखा मैंने? चक्रवात भयंकर आया, सारे धान गिर गए, लेकिन रासायनिक धान के मिट्टी में मिल गए, हमारे दोबारा उठ खड़े हुए। केले के पेड़ रासायनिक के लिए पूरे गिर गए थे, टूट गए थे, हमारे ज्यादा गिरे नहीं, ऐसे हो गए और खड़े हो गए। यानी सबल चक्रवात में भी खड़े होते हैं, दुर्बल नहीं होते। जल चक्र। हर साल मानसून महासागर से प्रतिवर्ष 700 घन मील वर्षा जल के माध्यम से लाएगा और भूमि पर डालेगा, लेकिन ये पानी समुद्र में वापस नहीं लौटेगा। तो जल स्तर क्या होगा? घटेगा। अगर महासागर का जल स्तर निरंतर घटेगा तो पानी की क्या बढ़ेगी? क्षारता बढ़ेगी। जड़ों ने जहां जहां से जो जो खाद्य तत्व उठाए, उन खाद्य तत्व को दोबारा जहां से निकले थे वहां दोबारा वापिस लौटना ही पड़ेगा। ईश्वरीय व्यवस्था है। मान लीजिए जड़ों ने 100 किलो खाद्य तत्व भूमि से उठाए और 100 किलो शरीर में संग्रहित हुए। आयु समाप्ति के बाद फसल काटी, दाने अलग किए, बाकी आच्छादन कर दिया, और जितना भूमि से 100 किलो ले आता भूमि को 100 किलो लौटा दिया।